अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 8 सीट पर मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में दूसरा चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। औसतन ये माना जा रहा है कि अभी 6 बजे तक तकरीबन 55% वोट इस क्षेत्र में हुआ है, जो सामान्य से तकरीबन 7% के आसपास कम वोट परसेंटेज हुआ है। सीटवार देखें तो सर्वाधिक कम मतदान बागपत में हुआ है, जहां सर्वाधिक नुकसान जो मत का प्रतिशत का हुआ है वो बागपत में हुआ है, और दूसरा जो कमोबेश लगभग मतदान रहा है वो मेरठ के आसपास रहा, जहां 3 से 4% ही पिछली बार के मुकाबले कम रहा है। लेकिन कम मतदान कई पार्टियों के लिए खतरे का निशान भी है। आज हम चर्चा करेंगे 8 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, जनता के बीच क्या मुद्दे चले और क्या नहीं चला। बहनों भाइयों, 8 सीट का मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। औसतन जो अभी तक रिपोर्ट है, हो सकता है अभी रात तक थोड़ी बढ़े भी, लेकिन औसतन 55% मतदान इन 8 सीटों पर हुआ है, 55%, जो सामान्य से काफी कम है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले राउंड में जो वोटर्स निकले थे उसके मुकाबले भी कम मतदान इस बार हुआ है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। मतदान कम क्यों हो रहा है, इस बारे में सम्यक विचार करना चाहिए, बात करनी चाहिए और खुली चर्चा होनी चाहिए कि कम मतदान से किसको नुकसान है और किसको फायदा, और जनता की रुचि चुनाव में कम क्यों होती जा रही है, ये एक गंभीर बहस का विषय है। क्या इस बार कोई लहर नहीं है, या जनता में इस बार उदासी क्यों है, वोट डालने क्यों नहीं निकल रहे हैं, लोगों में उत्साह की कमी क्यों है। मैं विशेष तौर पर नोएडा का भी उल्लेख करना चाहूंगा, जहां शहरी क्षेत्र में वैसे तो कम वोट पड़ता था, लेकिन इस बार नोएडा में और कम वोट पड़े हैं। तकरीबन 40 से 41% ही नोएडा के शहरी इलाकों में वोट पड़े हैं, जबकि आसपास के सिकंदराबाद और खुर्जा इलाके में 56-58% तक वोट गया है। यानी शहरी मतदाताओं ने बहुत रुचि नहीं ली। और सबसे पुअर परफॉर्मेंस मतदाताओं का रहा है मथुरा में, 50% भी वोट शेयर अभी तक नहीं पहुंचा। अब 9 बजे फाइनल टैली आएगी तो पता चलेगा। आप ये अंदाजा लगाइए कि जिन सीटों पर महज 50% मतदान हो रहा हो, तो वहां कोई भी 20-22% वोट पाकर जीत सकता है। बाद में यही लोग जो 50% वोट देने नहीं गए हैं, ये सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक और ट्विटर पर अपनी नाराजगी जताएंगे, मुद्दे करेंगे, नेताओं को गालियां देंगे। लेकिन जब मतदान करना है तो ये मतदान करने नहीं आएंगे। बहनों भाइयों, लोकतंत्र के प्रति या अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने पसंद का प्रत्याशी और सरकार चुनने के प्रति ये उदासी और इतनी बेरुखी जनता की, ये ठीक बात नहीं है। किसी भी वर्सटाइल डेमोक्रेसी में अगर आधे लोग वोट देने ही नहीं आएंगे 45%, तो 55% से कौन सी ओपिनियन बिल्टअप हो जाएगी। अफसोस है मुझे कि मतलब लोग क्यों कम निकल रहे हैं वोट डालने। निकलना चाहिए। किसको चुनते हैं ये आपकी पसंद हो सकती है कि आप किसे वोट देना चाहते हैं, किसे चुनना चाहते हैं। पर पहले चरण में मैंने देखा 7% वोट कम हुआ। इस बार तो कहीं किन्हीं सीटों पर 12% वोट कम है। कहीं कहीं मैं देख रहा हूं, चलो मेरठ है, वहां 3 से 4% की केवल कमी आई है। कमोबेश वहां थोड़ी दूसरे जगहों के मुकाबले बेटर परफॉर्म किया है। अमरोहा में 72% गया था पिछली बार, इस बार 65% तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है अमरोहा में। तो कोई तो बात है इन सीटों पे। नोएडा देख लें, गाजियाबाद देख लें, बुलंदशहर देख लें, अमरोहा देख लें, बागपत देख लीजिए, मेरठ देख लीजिए, अलीगढ़ देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, कम मतदान। बहन भाई, विचार का विषय है। हमें तीसरे चरण के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस डेमोक्रेसी के इस बड़े उत्सव में सम्मिलित हों, अपनी ओपिनियन बिल्टअप करें। इस राउंड की 8 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, केवल अमरोहा की सीट अपोजिशन के पास रही है पिछली बार। और इस बार बीजेपी 7 सीटों पर लड़ रही है और 1 सीट पर सहयोगी आरएलडी लड़ रहे हैं। कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ रही है, समाजवादी पार्टी 6 सीटों पर लड़ रही है। तो इस बार कमल खिल रहा है या कमल गिर गया है? साइकिल की रफ्तार बढ़ी है या फिर थमी है? पंजे का क्या चल रहा है मथुरा और अमरोहा? बहनों भाइयों, चूंकि जाति एक सच्चाई है, इसलिए इस पर खुलकर चर्चा भी करनी चाहिए। आपने देखा होगा मुस्लिम बूथों पर, जो मुस्लिम डोमिनेटेड बूथ हैं, वहां पर लाइन टूटी नहीं। 3 बजे के बाद तो और वहां पर उत्साहजनक तरीके से वोट हुआ। लेकिन शहर के बूथ खाली थे।
जो बीजेपी में बहुत उत्साह से वोट डालने वाले लोग आते थे, डाल तो रहे थे वोट, लेकिन उनके उत्साह में कमी थी, उनके पोलिंग बूथ खाली थे दोपहर में। तो क्या कारण है? गेहूं की कटाई, शहर से उसका कोई मतलब नहीं, आईपीएल दिन में होता नहीं, अब एक ही बात है कि बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। तो क्या सिर्फ इन एक कारणों से लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं? मैं तो कहता हूं उन लोगों से सबक लेना चाहिए। एक सज्जन तो आईसीयू में थे, एम्बुलेंस में आए वोट देने, 100 साल की बूढ़ी माता वोट देने के लिए लाइन में लगी हैं, बीमार लोग वोट देने चले आए, लेकिन जो अच्छे भले खासे हैं वोट देने नहीं निकल रहे हैं। और बाद में लोकतंत्र का लेक्चर आपको व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर देते यही लोग दिखेंगे 45% जो वोट नहीं करते। तो हमें उसके कारणों की समीक्षा करनी चाहिए। और इस राउंड में कौन किस पर भारी पड़ा है? भारतीय जनता पार्टी क्या अपना अभेद्य किला, जहां पर उसे 2014, 2019, 2022 में कोई मुकाबला नहीं दे पाया था, इस बार 2024 में क्या वो मुकाबला मिलता दिख रहा है? क्या विपक्ष बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब रही है? बहन भाइयों, एक बात मैं कह सकता हूं, इस बार जीते कोई, लेकिन मार्जिन सबका घटेगा। कोई ये सोचे कि 4 लाख 3 लाख वोटों से जो जीतने वाले लोग थे, अब वो बात नहीं है। इस बार जीत भले ही कोई जाए, लेकिन मार्जिन इस बार कम रहने वाला है। तो इस क्षेत्र के मतदाता ने क्या तय किया? जब वो सुबह से लेकर शाम तक लाइन में लगा, उसने किसको वोट किया, किन मुद्दों पर वोट किया, और क्या चला और क्या नहीं चला? कुछ स्टेटमेंट, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस और यूपीए की सरकार की तर्ज पर मजबूर सरकार नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व की एक मजबूत सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। आप सोचिए, कांग्रेस के समय में, सपा के समय में, बसपा के समय में लोग भूखों मरते थे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। ये मोदी जी 400 पार बोले, 500 पार बोले, गारंटी से कुछ नहीं होता। अगर जमीन पे काम नहीं किया है तो वो 400 क्या वो 250 पार भी नहीं कर पाएंगे। बट इस बार ये 250 या 400 का फिगर बोलने से अच्छा है कि जमीन पे उतर के आप वोटरों से पूछे उनका क्या मन है, तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत ग्राउंड पे वो कहां तक पहुंच पाएंगे। बहन भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, अजय वीर सिंह राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, शादाब रिजवी पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अभी कुछ और एक्सपर्ट्स भी हमें इस डिबेट में आगे ज्वाइन करेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अनिला जी, आपका धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें रही हैं और इस बार औसतन 7 से 8% मतदान इस इलाके में कम हुआ है। क्या आपकी पार्टी इससे काफी परेशानी महसूस कर रही है? मेरी सबको राम राम। और बिल्कुल ये मैं कहूंगी कि अगर एक भारत के नागरिक के रूप में इसका उत्तर देती हूँ तो चिंता का विषय है, क्योंकि ये अधिकार हमें संविधान देता है। और मुझे लगता है कि जब भी ये पर्व आता है, चुनावी पर्व आता है, तो इस अधिकार को अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो जैसा आपने बहुत खूबसूरत शब्दों में, मैं सुन रहा हूं, प्लीज कंटिन्यू। मैं सुन रहा हूं, प्लीज कंटिन्यू। ऑलराइट, मेरा उनसे संपर्क टूट गया है, मैं वापस कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही जुड़ेंगी अनिला जी को हम फिर जोड़ते हैं। शादाब रिजवी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरठ से बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। क्या कारण रहा शादाब जी कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में मतदान का प्रतिशत कम रहा? रीजन देखिए ब्रजेश जी, जो इसके पीछे बड़ा रीज़न है वो उदासीनता मतदाताओं में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेके है जो वो खुद अपने से कनेक्ट मानते हैं। अगर हम जब निकलते हैं फील्ड में, लोगों से बात करते हैं या आज भी बात की या लोग हमसे कनेक्ट हुए, तो उनका कहना वही था कि जो हमारी आम जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो मुद्दे थे, चाहे नौकरी का, रोज़गार का, महंगाई का, इन चीज़ों को लेके था। तो एक तो ये तो वो मुद्दा था जो उनसे अपनी नाराज़गी जता रहे थे। और जब उनसे हम कहते थे कि वोट का परसेंटेज कम हो जा रहा है, तो इस वोट के परसेंटेज से तो आप सरकार बदल सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, अपने मुद्दे सुलझा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें एक आस्था वाली बात आती थी। वो आस्था में इस तरह पेश करूंगा कि जैसे कोई मेरे से जुड़ा हुआ है और मेरे खिलाफ जाना नहीं चाहता।
तो Okay. मेरे खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद करना नहीं चाहता, तो इसलिए शांत रहना चाहता है, चुप रहना चाहता है। तो क्या एक ऐसी कई पर्टिकुलर जगह तबका देखने को आपका मिला मानना है कि वोट उन्होंने देने नहीं कहा- निकला? कई लोग, काफी जगह। ओके। मैं आपको भी बड़ो बागपत की बात करूं आज की, तो बागपत के खुद बड़ौत इलाके की बात करूं तो वहां का व्यापारियों के मैं अगर नाम न लूं, ऐसे ही बता दूं आपको, तो खुद उनको कहना था कि हम जीएसटी को लेके परेशान हैं, तमाम चीजों को लेके परेशान हैं, लेकिन क्या करें, वोट जो है हम 5 लोग थे, हमने 2 ने दे दिया है, अब देना भी है, लेकिन जहां देना है वहां हम देना भी नहीं चाह रहे हैं। तो ये आज मैं बड़ौत की बात कर रहा हूं आपसे, मैं मेरठ की आज बात कर रहा हूं आपसे। पहले तो वहां मुझे भी बागपत सेम पे स्थिति थोड़ी कई जगह क्लैरिटी ऐसी आई। दीजिए कि वहां तो पर लास्ट टाइम जितना मुझे याद है 63% के आसपास पोल 2019 में हुआ था, इस बार मैं देख रहा हूं 50-52% पे रुका हुआ है। इतना मेजर डिक्लाइन तो किसी सीट पे नहीं जी, होगा। जी, वहां जो क्या है- आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन ग्राउंड पे क्लिक नहीं किया क्या? वोट क्यों कैसे कम हो गया? नहीं, जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरअसल वहां क्या है, जो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है, वो गठबंधन जो था, आप ये मान के चलिए कि वो जाटों का गठबंधन हुआ, चौधरियों का गठबंधन था, है ना, क्योंकि आरएलडी के साथ जो बड़ा वोट बैंक यहाँ था वो मुस्लिम था या अदर कास्ट थी, तो वो मुस्लिम इस गठबंधन भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया, एनडीए के वो शामिल हो गए, लेकिन वो कहीं दिल से नहीं जुड़ पाए, वो सिर्फ सत्ता के साथ थे तो अपना दिखाने के लिए। क्या ये जो अपना बीजेपी चेहरा के दिखाने घनघोर लिए मुस्लिम समर्थक साथ थे में रहे, बागपत मंच में, पे। ये नलके पर नहीं गए क्या? जी जी, नहीं नहीं गए, सिर्फ चौधरी लोग ज्यादा गए, ओके, सिर्फ जाट लोग गए, नान जाट नहीं या गए। फिर उन गांवों से ज्यादा गए, शहर के अलावा। जी जी, शहर के अलावा गांव से गए, और गांव में जाट के साथ वो लोग भी गए जो वहां लोग छोटी कास्ट, जिन्हें हम लोग यहाँ वेस्ट यूपी की भाषा में कहते हैं, जिनकी कम तादाद होती है, उनको, वो लोग जो उनकी किसानों के साथ अपनी सहभागिता जिनकी रहती है, जिन्हें मजदूर कहा जाता है, या वो उनके साथ वो लग के गए हैं, वो उनकी वजह से आप मान लीजिए उनसे उनके काम पड़ते हैं, उनसे उनकी कनेक्टिविटी ज्यादा है, उनसे उनका लगाव ज्यादा है, वो इसलिए सिर्फ कहने से गए हैं। लेकिन और जो चीजें थी, जो आरएलडी का जो वोट बैंक मानिए कि 2019 में जयंत को मिला था, वो उसमें सिर्फ अगर जाट निकाल दें तो बाकी नहीं मिला है, वो कहीं ना कहीं अलग हो गया है। वो ये मेरठ में NDA क्या रहा? जाने के मेरठ बाद में किस वो तरह के उस- बूथ पे ज्यादा, जैसा मैंने देखा, तो मैं खुल के ही पूछ लेता हूं, क्या मुस्लिम बूथों पर ज्यादा मतदान हुए? मुस्लिम बूथों पे 100% ज्यादा मतदान हुआ है, बिल्कुल 100% ज्यादा मतदान हुआ है। अगर हम शहर की बात करें तो शहर का जो पुराना शहर है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है, या फिर एक नया इलाका बनता है लिसाड़ी गेट या दूसरा समर गार्डन, वहां जितने बूथ थे सब बूथों पे लंबी लंबी लाइन रही, सब बूथों पे ज्यादा वोटिंग हुई, खासकर महिलाओं में ज्यादा उत्साह दिखाई दिया, नए वोट में जो पहली बार का वोट या दूसरा वोट था उनमें उत्साह दिखाई दिया, और वो बना रहा। जुमे की नमाज की अगर हम बात करें, सिर्फ 1 घंटा 12 से लेकर 2 बजे के बीच में कम दिखाई दिया, लेकिन उसके पहले भी और बाद में भी वो उत्साह बना रहा। और उसके इतर अगर मैं बात करूं, जो सबसे हार्डकोर जगह मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के इतर, वो शास्त्री नगर है, साकेत है, दूसरी जगह में मेले में महानगर की बात कर रहा जी। हूं, तो वहां आपके मंत्री से लेके कैंटोनमेंट का भी आसपास के इलाका उसी विधायक, में है। पूर्व विधायक, जी 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 जी, मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, वो लोगों को घर घर जाके वोटिंग के लिए कहते रहे, लेकिन वो परसेंटेज निकल के नहीं आई सामने, जो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होती, तो वो दिखी नहीं है। अब वो जो कागजों तो में देख रहा आपके हूं, मुताबिक जो इस अभी बार का जो डाटा आ रहा चुनाव उसके है हिसाब से भी वो नजदीक का है बागपत और मेरठ में, या फिर बीजेपी के लिए इजी रहेगा आरएलडी के लिए? बागपत में एक बार ये हो सकता है कि कहीं आरएलडी वाला जो गठबंधन है वो थोड़ा अप हो जाए, क्योंकि वो बेहतर माना जा रहा है वहां, क्योंकि उसके चौधरी के अलावा दूसरे वोट जो उनके कनेक्टिविटी वाले वोट हैं वो ज्यादा वोट उनको मिल जा रहे हैं। लेकिन मेरठ में जो है, आप इसको कह सकते हैं जैसे देशी भाषा में, मैं वेस्ट पर एक की बात भाषा का मुझे इस्तेमाल समझ कर में रहा हूं, नहीं आई शादाब तलवार भाई। की धार भी इसे कहा जाता है। छपरौली में सिर्फ 45% वोट पड़ा, वो तो उनका मतलब एक तरह से राजधानी है। अब देखिए वहाँ के विधायक जो हैं, आसपास जो जितने वहाँ के विधायकों की बात करें, एक अजय जी वहाँ के विधायक हैं उसी जिले के, तो वो कहते थे जब टिकट हुआ सांगवान जी को कि मैं सबसे सीनियर था, मुझे मिलना चाहिए था टिकट, या फिर वो ये कहते थे कि मुझसे मशवरा कर लिया जाता। अब जब वो नहीं तो कहीं कसक तो होगी। अभी आज All right, प्रकाश सत्यपाल जी पूर्व अनिला जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? एमपी, वो वहाँ गए आज, उन्होंने ऑलराइट शादाब भाई, उन्होंने अपनी प्लीज कसक मैं पूरी आपको आज की। नेक्स्ट राउंड में कनेक्ट करता हूं। अनिला जी जुड़ गई हैं। अनिला जी, एक तो वोटिंग परसेंटेज कम रहा, आपकी 7 सीटें इधर, आप कुछ दबाव में हैं क्या इधर?
ब्रिजेश जी, जैसा मैं कह रही थी ना कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी एक चिंता का विषय है वोट परसेंटेज जब कम होता है, क्योंकि एक कहते हैं ना कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए वोट परसेंटेज हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना इस मत का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। जिसको भी डालना है वो आपकी इच्छा है, कोई कनपटी पे बंदूक रख के तो किसी से वोट डलवाता नहीं है। अपनी इच्छा से डालो, पर जाओ, निकलो और डालो, वोट जरूर डालो। तो जो भी अगर गुस्सा है, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से गुस्सा है तो ठीक है, आप दूसरे को समर्थन करो ना, पर वोट तो डालो। पर आप जैसा कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को चिंता है? जी नहीं। इस बार आप देखिएगा कि हम पहले से जो सीटें हारी भी थी उस पे भी हम जीत हासिल करते हुए नतीजे लेकर आएंगे, क्योंकि जनता को डबल इंजन सरकार पर विश्वास है। यहाँ तो अगर सामने देखा जाए तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हाँ, अगर जो बीएसपी है वो अपनी बात कह रही है, हाँ, समाजवादी पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी को जिताओ, वो नहीं कह रहे हैं कि इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को जिताओ, वो कहते हैं समाजवादी पार्टी को जिताओ। कांग्रेस वाले कहते हैं कांग्रेस पार्टी को जिताओ। यहाँ तो इनकी पर मैं ये नहीं समझ में आ रहा कि ये पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, ये सब क्या कर रहे हैं कि ये वोट नहीं निकाल पा रहे हैं? जो निकला है जी, जो निकला है वोट, उसमें जो मेजॉरिटी है वो एनडीए गठबंधन को वोट करने के लिए ही निकला है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं हमारे, उन्होंने जमीन पे बहुत मेहनत करी है, डोर टू डोर कैंपेनिंग करी है, एक एक व्यक्ति से जुड़ाव रखा है। तो ये बागपत जो आपकी प्रिय सीट है, वहां ये क्या हो गया है? 13-12% वोट कम? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि वहां पर आप जो सांगवान साहब हैं, जो एनडीए की कैंडिडेट है, अगर वहां आम आदमी से भी पूछेंगे तो सब उनको बहुत पसंद करते हैं। जमीनी नेता हैं, साधारण व्यक्ति हैं, तो लोग उनसे जुड़ाव रखते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जो भी वोट परसेंटेज आया है वो मेजॉरिटी वोट परसेंटेज एनडीए के कैंडिडेट के लिए है। वहां पर जो अपोजिशन के कैंडिडेट्स हैं, आप उनके पूछ लीजिए, अमरपाल शर्मा जी के विषय में वहां पर पूछ लीजिए कि किस प्रकार वहां पर क्या लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जो वोट परसेंटेज जितना भी कम आया है, नहीं होना चाहिए था। मैं तो लगातार क्या आपको लगता है कि आप लोग 5 साल अभियान चलाते रहे शक्ति केंद्र और पन्ना प्रमुखों का, ये फार्मूला इस बार चलता नहीं दिख रहा क्या? देखिए, ये तो बिल्कुल मुझे लगता है कि पॉइंट टू पॉन्डर है। क्यों नहीं लोग निकले हैं? निकलना चाहिए। ये सभी राजनीतिक दलों का ये बिल्कुल इनको सोचना चाहिए। निकल तो रहे हैं। अभी शादाब भाई बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बूथ हैं 100% मतदान हो रहा है। मैडम, ये तो देखिए, जब सारी चीजें सामने आएंगी तब मैं इसके ऊपर टिप्पणी करूंगी। अभी मैं कहने लग जाऊं कि भाई फलाना बूथ पे देखिए ना कि कौन सी लाइन थी, किस लोगों की लाइन थी, ये तो स्पेकुलेशन वाली बातें हैं। अरे उधर लाइन टूट नहीं रही थी, आप समझिए ना बात को। मैं तो एक ही बात समझती हूँ, ये जो भी नतीजे आने वाले हैं ये एनडीए के पक्ष में आने वाले हैं। अरे उधर लाइन लगी है तो आपको कैसे वोट, मतलब ये आपको देखिए, अभी इन्होंने एक बात कही ब्रजेश जी, इन्होंने कहा कि महिलाओं में बहुत उत्साह था, मुस्लिम महिलाओं में उत्साह था। मैं तो इसको पॉजिटिव लेती हूँ एनडीए के लिए। अगर ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई, किसने दिलाई? अब आप देख लो, मैं तो इशारा कर रहा हूँ। अब आप देख के भी ना देखें तो अलग बात है। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ, मुस्लिम बहन बेटियां जो हैं वो वोट करेंगी तो वो मोदी जी के लिए वोट करेंगी। मोदी जी उनके लिए खड़े हुए। बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। फखरुल हसन चांद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। फखरुल जी, स्वागत आपका। वोटिंग परसेंटेज कम हुई, लेकिन आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। क्या कम मतदान से आप लोग खुश हो जाते हैं? ऐसा कोई है क्या आप लोग के साथ? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की तो समाजवादी पार्टी उनको बधाई देती कि हमने अपने वोटर्स को निकाला और वोट डालने में सफल रहे। तो खुशी तो रहेगी और मुस्कान भी आएगी। विदेश भाई, वो जो अभी शादाब भाई बता रहे थे वो वाले या बाकी में सफल रहे? सब वोट, जितना वोट है सब निकला। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने हैं सब परेशान। जितना परेशान किया है भाजपा ने, सारा परेशान वोट निकल के आया और उसने वोट डालने का काम किया। और फिर ये चुनाव ना 2014 जैसा है ना 2019 जैसा है। ये चुनाव तो बदलाव का चुनाव है। 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, अग्निवीर का जवान भी परेशान है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आदरणीय जयंत चौधरी जी भी बड़ा आंदोलन चला रहे थे, तो सभी परेशान हैं। और परेशान लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की इस परेशानी देने वाली सरकार को हटाने के लिए वोट डाला है।
और जो वोट निकला, हम तो अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कि आपने मेहनत की। वो और कह रहे हैं अपना वोट हमारे वाले निकालने में निकले, आप डलवाने में कह रहे हैं सफल हमारे वाले निकले, तो ये वोटिंग परसेंटेज कम क्यों है फिर? आपको पता है, बूथ अभी पे- मैं बैठा हूं, मैं मैक्सिमम प्रिडिक्ट कर रहा हूं 6 बजे तक का बूथ- डेटा 55 है। मान लो 1-2% और भी बढ़ जाएगा, जोड़ लेंगे, ये तो कम है ना। नहीं ब्रिजेश जी, नहीं ठीक बात है ब्रिजेश जी, कम है। और निकलता तो समाजवादी पार्टी की और बड़ी जीत होती। हमने तो देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, भाजपा को वोट नहीं दिया। वीडियो है। तो ये कौन लोग हैं जो परेशान लोग हैं? कोई भाजपा से परेशान है, कोई भाजपा के सांसद से परेशान है। तो परेशान लोग निकले, परेशान लोगों ने गर्मी की परवाह नहीं की, भूख प्यास की परवाह नहीं की, और भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को, जो परेशानी देने वाली सरकार है, उस परेशानी से निजात पाने के लिए वोट डालने का काम किया। तो हमें खुशी है, हम उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देते हैं, समाजवादी पार्टी के उन बहादुर कार्यकर्ताओं को भी बधाई देते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। मैं अजय वीर सिंह को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि जहां एक सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, बागपत, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, ये इतना डिक्लाइन हो रहा है वहां पे वोटों का, इतना प्रतिशत का गिरना, ये आपके लिए अलार्मिंग नहीं है? ब्रिजेश जी, देखिए पिछली बार भी जो वहाँ बागपत में वोट परसेंटेज हुआ था 2019 में, वो शायद 62% था। हाँ, 63 के लमसम जी, 63 के करीब था। और अब भी शायद जब तक अपडेट होगा, मुझे लगता है 58% तक पहुंच जाएगा। तो बागपत, अगर एक लोकसभा की बात करें तो बागपत में देखिए विपक्ष के जो नेता हैं वो अपनी मीटिंग तक वहां नहीं कर पाए। तो जो विपक्ष का वोट है वो बिल्कुल उदासीन था, वो वोट डालने नहीं निकला, उनके नेता वहां मीटिंग करने तक नहीं पहुंचे। और वहां के जो उम्मीदवार हैं, अमरपाल शर्मा जी बागपत में चुनाव लड़ रहे थे, हमारे गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उन पे 17 मुकदमे थे, गैंगस्टर तक के हत्या के मुकदमे उन पर चल रहे थे। तो जो विपक्ष का वोट था वो बिल्कुल उदासीन था। बागपत में जितना मैक्सिमम वोट पड़ा है वो एनडीए के ये तो एकदम नई थ्योरी लेके आए आप। इस तरह की थ्योरी तो कभी आई नहीं। आप कि ब्रिजेश जी आप बताइए, 17 मुकदमे थे इसलिए लोग वोट, अरे यहाँ मर्डर किए हुए हैं, डाका डाले हुए हैं, गैंगस्टर उन्होंने चुनाव भी लड़ते हैं इस मर्डर कर प्रदेश रखा है। में। आप कहाँ हैं? ब्रिजेश जी, ये आभूषण है ब्रिजेश नेता जी, का। ब्रिजेश जी उन्होंने भी मर्डर कर रखा है। सर ये तो और तो न्यू नॉर्मल दूसरी है बात, हमारे ये- यूपी में, इसमें ये- अचरज वाली बात नहीं सर। यहाँ मुकदमों के आधार पर वोट मिलते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? ब्रिजेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विपक्ष जो है के नेता कंफ्यूज थे। उन्होंने बागपत लोकसभा में अखिलेश जी मीटिंग नहीं कर पाए, मायावती जी मीटिंग नहीं कर पाई, तो जो विपक्ष का वोट था वो उदासीन था। और तो जितना भैया वोट अजय मांग वीर हुआ जी, ये है, वो बताओ कि मैक्सिमम जब एनडीए के प्रत्याशी को हुआ। ये सब प्रचार नहीं किए तब ये हालत हो गई, और अगर ये सब इकट्ठे गए होते तो? मैं तभी तो ये बता रहा हूँ कि विपक्ष का जो वोट है वो उदासीन रहा, वो वोट करने नहीं आया। जो वोट परसेंटेज हुआ है वो एनडीए अच्छा, मैं एक क्षण के लिए चलो मान लेता हूं कि विपक्ष का वोटर उदासीन था, नहीं आया। छपरौली तो आपका अपना गढ़ है भैया, कैपिटल राजधानी, वहां ये हालत कैसे हो गई? ब्रिजेश जी, छपरौली में जो वोटिंग हुआ है वो मैक्सिमम एनडीए के प्रत्याशी के लिए हुआ है। वो हमारे वोटर हैं, वो सारे लोग घरों से निकले हैं। अच्छा, इनके वाले नहीं आए, तो इनके वाले भी मतलब 50% हैं, क्योंकि आप वहां तो 50 से नीचे की पोलिंग है अभी तक। देखिए ब्रिजेश जी, एक तो इस बार जो चुनाव हुआ है उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, उसमें चुनाव आयोग की शक्ति रही हो। आप देखिए बिल्कुल कहीं ऐसा लगता ना, ही नहीं था कि कहीं अब ये चुनाव हो रहा है। दो बैट से ना खेलो, एक ही बैट अलाउ आप है। बताइए ना। आपने आप पहले बताइए। कहा कि सब हमारे निकले, अब कह रहे हैं प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हुआ। ना, दो बल्ला नहीं, एक ही बल्ला चलेगा सर। नहीं ब्रिजेश जी, मैं ये कह रहा हूँ अगर विपक्ष का भी वोट निकलता तो परसेंटेज बढ़ती, तो वो परसेंटेज इसलिए तो नहीं बढ़ी। ये अनिला सिंह की पार्टी मदद की है कि नहीं, दिल से बताना सही। बिल्कुल मदद की है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे चुनाव लड़ाया है कि जैसे हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हो। हमने हर सीट पे ऐसे चुनाव लड़ाया है एनडीए के प्रत्याशी को जैसे राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव लड़ रहा हो। हम 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 11 हम बजे 2 तक सीट तो पर मैंने चुनाव नहीं लड़ रहे। सतपाल सिंह का बूथ देखा था, खाली था वो। सुबह बयान सुना था उनका, आपने पता नहीं किस कह समय रहे थे देखा कि वो। अभी तो मतभेद इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हैं? बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बिल्कुल एक थे, सबने मदद की है और नतीजे ये बताएंगे कि हम कितने मार्जिन से जीतने वाले।
ऑलराइट, अंशु अवस्थी को मैं इनवाइट करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, इनकी पार्टी मथुरा और अमरोहा में चुनाव इस बार लड़ रही थी। मथुरा 50% के आसपास मतदान हुआ है, अमरोहा में 65% या 64 के आसपास है। अभी तक का बात का फिगर आएगा। और अमरोहा वो है जहां 72% वोट पड़ा था और जीत हार का मार्जिन भी 50-60 हजार के बीच था। इस बार तो फंस गई गाड़ी आपकी अवस्थी जी। 2 सीट लड़े और दोनों जगह ये हालत। ब्रजेश जी, हम सिर्फ 2 जगह नहीं लड़ रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और जितनी सीटें हैं सब पर पूरी मजबूती से लड़ रहा है। और देखिए, जो वोटिंग परसेंटेज कम है उसमें ये बात तो एकदम साफ है कि इस सरकार से निराशा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिन रात उनके नेता दौड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जनता के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी आपने ओपनिंग डिबेट में योगी आदित्यनाथ जी की बाइट सुनाई, क्या कह रहे थे वो? क्या कोई अपनी बात वो कर रहे थे? क्या इस प्रदेश के युवाओं की बात कर रहे थे? क्या जो 4 साल में अग्निवीर की बात है, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम पे वो बोल रहे थे? जब वो सांसद थे तो खूब पत्र लिखते थे, लेकिन अभी तो नाम नहीं लेते। क्या किसानों की बात कर रहे थे? कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। 10 साल से आपकी सरकार है, आपने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरियां देंगे। आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इसी उत्तर प्रदेश की धरती से बरेली में प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी 2016 को किसानों की दुगनी आय का वादा किया था। उस पर बात क्यों नहीं करते? तो लोगों में निराशा है। और जो भी इसको इस दृष्टिकोण से भी तो मैं देखूं कि 72% था अमरोहा, जहां आपने प्रत्याशी उतारा है, अभी 65, एवरेज 7 से 8% तो डिक्लाइन है ना। और आप जीते भी बीएसपी का प्रत्याशी वहां बड़े कम मार्जिन से थे। देखिए, हम ये बात जरूर कहेंगे कि जो हमारे लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं, खूब ज्यादा से ज्यादा वोट डालो, क्योंकि जब हराने ही जा रहे हो इस सरकार को तो बहुत तगड़े से बैंड बाजा बारात के साथ विदाई करो इनकी। छोटी मोटी विदाई मत करो, क्योंकि इनको भी याद रहना चाहिए कि जो जनता को धोखा दे, जो जनता के नाम पर वोट ले और उद्योगपतियों के लिए काम करे, उसकी ऐसी विदाई होनी चाहिए कि उसको हमेशा याद। तो आपके पार्टनर तो बड़े खुश हैं कि वोटिंग फखरुल हसन ये तो बड़े किलकारी मार रहे हैं। नहीं, खुश तो हम भी हैं, लेकिन हम खुश हो नहीं, ना ये गलत। नो, डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजों में खुश नहीं होना चाहिए, गलत बात है। दूसरी बात कर रहे हैं हम ब्रजेश जी, वोटिंग परसेंटेज कम हो, सबको अफसोस होना चाहिए। मेरी बात कंप्लीट हो। देखिए, हम इस बात से तो खुश हैं कि भाजपा जा रही है और इंडिया गठबंधन आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं, हमने क्या कहा आपसे पहले, इससे पहले कहा कि खूब भारतीय जनता पार्टी की बैंड बाजा बारात के साथ इनकी विदाई करो। इनको ऐसे थोड़े मत जाए कि 20,000 से हार गए, 30,000 से हार गए, 2-2, 3-3 लाख से हराओ। वो अजय वीर तो बता रहे थे हमारे वाले निकले, आपके नहीं निकले। देखिए, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं, उनके निकले, आपके नहीं निकले बता रहे हैं। अजय जी को यह भी जानकारी होगी कि बागपत की जो सीट है ब्रजेश जी, पिछली बार सिर्फ 6500 वोटों से हारे थे, लगभग 6,000 नहीं 23,000 का अंतर था, 23,000। आप बताइए कि बागपत में आदमी क्यों वोट डालने निकले? आपने उन किसानों के हत्यारों के साथ गठबंधन कर लिया, 700 किसानों की जान गई। आपको याद होगा, पिछले चुनाव में देश के प्रधानमंत्री वहीं पर रैली कर रहे थे और एक किसान ने आत्महत्या की थी, उसका शव उतारा जा रहा था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर जी वहां पर थे, प्रधानमंत्री जी रैली में थे, एक बार नाम तक नहीं लिया था उस किसान का, मुझे याद है। तो आप किसानों को लगातार धोखा दे रहे हैं, आपको क्यों वोट करने निकले? लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि आप अपना वोट दीजिए, सबक सिखाइए, क्योंकि वोट का जो अवसर है वो कोई राजनीतिक दल हो, हम हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उनको एक शिक्षा देता है। देखिए, आपने लाख कोशिश की, लेकिन 2014, 2017, 2019, 2022 बीजेपी का इधर आप बाल बांका नहीं कर पाए। वोट कम पड़े या ज्यादा, पूरी सीट लेने का है बीजेपी का इरादा। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और बम्पर जीतने जा रहा है। और कम मैं आपको वोटिंग हुई एक चीज और बता दूं, ये आप इसलिए कह रहे हो कि कम वोटिंग हुई है? ना, कम वोटिंग की बात ही नहीं, वो जनता ने मन बना लिया है। वोटिंग भले कम हुई है, मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई पार्टी वोटिंग कम होने को सेलिब्रेट करती है। नहीं, हम सेलिब्रेट, मैंने क्या कहा, ये चिंता का विषय होना चाहिए। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, कौन जीतता है डजेंट मैटर, ये मैटर ये करता है कि मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन हो। ये चिंता का विषय तो है, हम फिर से कह रहे हैं इस बात को कि बैंड बाजा के साथ बढ़िया से इनकी विदाई करो। अब फॉर एग्जाम्पल आप मथुरा का ले लो, महज 50% लोग अगर अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे, किसी को भी चुने,
तो उसमें से जो 20-22% पाएगा वो सांसद हो गया। फिर ये 80% लोग 5 साल या तो उसको ढूंढेंगे या ट्विटर पे, फेसबुक, व्हाट्सएप पे गालियां लिखेंगे। तो तब नहीं आएंगे जब वोट देना है, अभी नहीं निकलेंगे घरों से। देखिए बीजेपी, लेकिन 5 साल वो अजीब अजीब बातें करेंगे। ब्रजेश जी, ये मुझे आपत्ति इस विषय पे है, ये दोहरेपन पर आपत्ति अगर है। मथुरा और ये की दोहरापन बात- किसका है? पब्लिक का है। वैसे नॉर्मली कोई कहता नहीं, पर मैं आज कह दे रहा हूं क्योंकि मुझे देख के ठीक नहीं लगा। अगर मथुरा की बात करिए तो इससे पहले भी वहां के सांसद को खोजने के पोस्टर लगे थे। और देखिए Thank you. भारतीय जनता पार्टी ने जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, Next round में उसे आपके सिर्फ बाकी दरी बिछाने के लिए सीमित कर दिया है। इस वजह से भी निराशा है। और ये 400 की आप दरी कहाँ बिछती है? अब कुर्सियां लगती हैं। कहावत है, मुझे किसी रैली में दरी नहीं दिखी कुर्सी है। लगा रहे हैं लेकिन लोग नहीं आ रहे। हाँ तो बदल लो डायलॉग, कुर्सी बोल दो। दूसरा एक चीज और है ब्रजेश शादाब जी। रिजवी को लाया जाए डिबेट में। इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। रिजवी साहब, आप मुझे बताइए कि जैसे और भी इलाके हैं, एनसीआर का विशेष तौर पर क्षेत्र है, जैसे गाजियाबाद है, नोएडा है, बुलंदशहर, ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट सीट हैं। इन पे मैंने महसूस किया कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में तो अच्छी वोटिंग हुई। मिसाल के तौर पर खुर्जा, सिकंदरा, इन सब के चीज़ों को देख लें तो इधर वोटिंग अच्छी हुई। लेकिन शहर में कमोबेश स्थिति बड़ी पुअर रही, चाहे वो नोएडा हो या गाजियाबाद का शहर का इलाका हो या बुलंदशहर का अपना जो शहरी इलाका हो, वहाँ पे इधर ऐसे क्यों हुआ सर? मैं इसका जवाब देने से पहले ब्रजेश जी एक छोटी सी वो कहूँगा, आपने कहा 2 सीटें कांग्रेस लड़ रही है, 4 कांग्रेस लड़ रही है, 4 सपा लड़ रही है, 8 में से इस बार। ओ सॉरी जी। तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता हाँ हाँ, नहीं फैक्चुअल जी, ठीक जी है जी, उसमें बुलंदशहर और गाजियाबाद भी है। एग्जैक्टली जी। जी जी। तो जो आप बता रहे हैं कि वही जो ट्रेंड है वोटिंग का, वो वोटिंग का ट्रेंड, जैसे बुलंदशहर अगर आप सीट को लें तो बुलंदशहर का ज़्यादातर एरिया देहात है, क्योंकि शहर ज़्यादातर एरिया नहीं है बुलंदशहर में। बुलंदशहर सिर्फ बहुत छोटा सा कस्बा है और वो भली ज़िला है, तो वहाँ देहात का वोटर जो है इसलिए वहाँ ज़्यादा माना जा रहा है, क्योंकि एरिया भी ज़्यादा वही है और भौगोलिक स्थिति से भी सबसे बड़ा ज़िला मेरठ मंडल का वही है। तो वहाँ इसलिए ज़्यादा वोटिंग वाली बातें सामने आ रही हैं कि देहात में ज़्यादा वोट हमेशा से होता भी है और हुआ भी है। तो जो शहरी वाला मामला है, तो शहरी मामला में आप वही मानिए जो आप हम कहते हैं कि विपक्ष और बीजेपी को लेकर ये लोग जो उसको जोड़ते हैं कि शहर में कहीं ना कहीं जो वर्चस्व माना जाता है या जो बड़ा अपर हैंड माना जाता है, वो कहीं ना कहीं एक धारणा बनी हुई है कि बीजेपी के लिए वो जाती है। तो आप इस बार देख रहे होंगे ज़्यादातर जगह कि जहाँ जहाँ ज़्यादा गढ़ थे, जिनको हम बीजेपी का गढ़ कहा करते थे, वही वोटिंग पता नहीं क्यों कम हो रही है। और जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बड़ौद का मिसाल दिया, मैंने मेरठ की मिसाल दी, हो सकता है वही ज़्यादा कारण इसमें सामने आ रहे हों कि वो अंदर से जो है अपनी बात कह तो नहीं पा रहे, लेकिन अपनी बात रख भी नहीं पा रहे वोटिंग के रूप में। एक पार्टी है जिसकी अभी तक इस डिबेट में चर्चा नहीं हुई है, बहुजन समाज पार्टी। इसका परफॉर्मेंस जी जी, इनका जो कोर वोटर था ये इनके साथ गया या फिर ये बटा? हाँ, ये बिल्कुल बट गया। मैं आपको इसको मेरठ से शुरू करूं अगर बताऊं, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल मेरठ में क्या था कि इस बार समाजवादी पार्टी ने शुरू में ही जो अपना कैंडिडेट उतारा था वो दलित उतारे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, भानु प्रताप, और उन्होंने बसपा से उनका जो रणनीति थी वो छीनने की कोशिश की थी। उन्हें पता था कि गठबंधन पे इस बार जो है मुस्लिम का शुरू से रुझान बना रहा था, वो ये नहीं था कि समाजवादी पार्टी को देंगे, उनका रुझान था गठबंधन, तो वो शुरू से रुझान था। तो कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया, यहाँ त्यागी को उतारा, और त्यागी को इसलिए उतारा कि वो दलित मुस्लिम जो उनको 2019 में यहाँ एक सिनेरियो बना था, और साथ में अगर त्यागी का 1,15,000 वोट मिल जाएगा तो वो कहेंगे जीत सकते हैं। भाजपा जो 47 करेक्ट करो, मुझे तो बताया गया कि 70,000 वोट त्यागियों के हैं बस मेरठ संसदीय क्षेत्र में। हाँ, उन्होंने 1,15 का दावा करते हैं, लेकिन 77,000 के आसपास जो है वो जो बताया जाता है, लेकिन वो 1,15 का दावा करते हैं। तो उसमें जो है अगर उनमें उनको मानना था कि उनमें 50, 60, 70,000 वोट मिल जाएंगे, कट जाएंगे बीजेपी के, तो वो जो 4700 वोटों का एक आंकड़ा था वो ये जीत सकते हैं, वो ये बसपा को लगता था। बीजेपी ने लेकिन बसपा का उतारा हुआ था, चुनाव हुआ, सुबह जब टेलीविजन के वोटिंग हुई, इतने बड़े आइकॉन सेलिब्रिटी अरुण गोविल, जी जी जी, उनका क्या रहा? मैं उसी की एक मिसाल देना चाह रहा था आपको आज। एक शेरगढ़ी यहाँ जाटो बाहुल्य इलाका है, दलित बाहुल्य इलाका है। तो जब वहाँ के लोगों से बात की गई तो हमने ये भी पूछा उनसे कि क्या आप में आस्था की बात नहीं, जो रामायण के राम के जो पात्र थे वो कैंडिडेट हैं, तो आप में कहीं ना कहीं लोगों में झुकाव है, आप में नहीं। तो उन्होंने कहा वो टीवी के राम होंगे, वो हमारे राम नहीं है। ऐसा आप दलितों में, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में? जी जी जी। तो दलितों का इस बार जो बटा है वो ये मामला बन गया, क्योंकि मुस्लिम यहाँ बल्क में
एक साथ, यहाँ नहीं पूरे वेस्ट यूपी में ज्यादातर सीटों पर मुसलमान का रुख गठबंधन अच्छा, कर रहा ये है। अलीगढ़ में क्या हुआ? अलीगढ़ में किसी चुनाव का रहा। कैसा रहा? अलीगढ़ और मथुरा ये भी बड़ी हॉट सीट रही हैं और बड़े मार्जिन अलीगढ़ से में बीजेपी इलेक्शन- जीतती रही है। अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं, जी, अगर मैं अलीगढ़ की बात करूं तो सतीश गौतम जी जो वहां हैं, वो शुरुआती दौर से उनका विरोध वहां कई जगह हो गया था, और क्योंकि भाजपा के दूसरे लोग भी जो है उनसे कई लोग खुश नहीं हो रहे थे। वहां बड़ा कार्ड क्या हो, समाजवादी पार्टी ने वहां जाट को उतार दिया, चौधरी विजेंद्र सिंह को, और वो एक पुराने नेता हैं। तो उनको जो पिछली बार आपके वो उन्होंने जो अपने जयंत हैं, जयंत सिंह की भी बात नहीं मानी, और वो जो गठबंधन था, जो मैं मानता हूं, जो मेरी वहां लोगों से बात हुई, जो मेरी आज जो अपनी रिपोर्ट मुझे जो मिली, तो वहां जाट का बड़ा हिस्सा चला गया उनके साथ, विजेंद्र सिंह जी के साथ। सर ये सोच मुसलमान लो, का बड़ा हिस्सा चला जाट गया साइकिल पे विजेंद्र सिंह जाएंगे जी के सर? साथ। साइकिल पे नहीं जा रहे हो, वो हालात की वजह से जा रहे हैं। अमरोहा में भी यही हुआ है, अगर आप देखेंगे, जाट के साथ। क्यों जयंत चौधरी अगर उनके अमरोहा साथ की है तो रिपोर्ट अब जो जाट हमें क्यों मिली इधर है, उधर जो बात जाएगा हुई भाई? है, तो ये कोई वो थोड़ी है कि जाट, अगर वो तो हो सकता है कि उनकी अपनी अपील है, वो अपील में उनकी माननी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जी, ये दोनों चीजें होती हैं। आप शादाब भाई हमारे साथ बने रहिएगा, मैं डिबेट कहते को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अनिला जी मेरे साथ मौजूद हैं। अनिला जी, इस बार जो सबसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की मोस्ट पॉलिटिकली डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, उसके मतों में बंटवारे की और बंटने की चर्चा अब आम हो गई है, सही है ये? नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मेजोरिटी ऑफ जाट वोट जो है वो एनडीए को गया है। इस बारे में मुझे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मैंने भी इनपुट्स लिए हैं, लगातार इनपुट्स लिए हैं। जाट नहीं बटा है। अगर कोई कह रहा है कि जाट बटा है तो वो खुशफहमी है। खुशफहमी है तो ठीक है, खुश रह लीजिए। और मैं हमें अभी भी कहूंगी, आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, आपका चैनल बहुत देखा जाता है, कि राइट टू वोट प्लीज आप लोग एक्सरसाइज करिए। यहां पर आप चाहते हैं कि वही पुराने वाला भारत बन जाए जहां तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। यहां पर गरीब की जो है, किस तरह का गरीबियत को तुष्टीकरण, बढ़ाया मैडम थोड़ा जाता सा था। खुलकर बताएं इस बारे में। क्या चीज? किस तरह के तुष्टीकरण का जिक्र आप करना चाहती हैं? नहीं, अगर ये जो राजनीतिक दल हैं, इनके तुष्टीकरण की मिसाल तो एक से एक बढ़कर है। भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर ये बनाना चाह रहे थे, हर अड़चन इन्होंने लगाई है। हमेशा ये कहा गया कि हिंदू मेजोरिटी में होंगे। संविधान में बदलाव करने वाले प्रियम्बल में बदलाव कर दिया, जो कि प्रियम्बल में बदलाव नहीं कर सकते थे। कांग्रेस पार्टी ने तो प्रियम्बल में बदलाव कर दिया। हम तो हमेशा से धर्मनिरपेक्ष थे, पर धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों लेकर आई है प्रियम्बल में? तो उधर तो लंबी लंबी लाइन लग रही है और आप नहीं, तुष्टीकरण बिल्कुल पे बोल ही लगेगी। नहीं रही हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि हिंदू जाग जाओ। हैं? हम तो हम हिंदू जाग जाओ, हम अखंड भारत की बात करते हैं। नहीं जागोगे तो यहाँ अखंड पाकिस्तान बनते हुए देर नहीं लगेगी, और गलती किसी और की नहीं होगी, आपकी होगी। तो आपको वोट न मिले तो पाकिस्तान बन जाएगा? जी, आपको वोट न मिले तो पाकिस्तान बन जाएगा? देख लीजिए तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है। और मैं तो शर्त लगाती हूं, चुनौती देती हूं कि जितना काम यहां पर हर एक नागरिक, चाहे वो किसी जाति और धर्म से आता हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया ना हो तो, योगी जी की सरकार ने किया ना हो तो, आज उत्तर प्रदेश के लोग कसम लेते हैं कि यहां पर गुंडागर्दी सब खत्म, माफिया गर्दी सब खत्म। और पहले क्या होता था, ये लोग टिकट दे देकर उनको जिताते थे, इनका धंधा पानी एक साथ चलता था। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज वापस लेकर आना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं कहूंगी अभी 2 फेज गए हैं, वोटिंग परसेंटेज पहले से भी ज्यादा बढ़ना चाहिए, और इनको जागना चाहिए। तैयार रहिए अखंड पाकिस्तान के लिए आप लोग। अरे फखरुल हसन, ये तो सीधे सीधे मैडम कह रही कि अगर वोट नहीं तो ये अखंड पाकिस्तान। देखिए, हताशा और निराशा में भाषा कैसे बदलती है, ये कोई अनिला जी की भाषा नहीं है, ये इनके नेताओं की भी भाषा इसी तरीके बदली हुई है। इनसे पूछूं मैं, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में जिनको आरक्षण नहीं दिया पिछड़े, वो हिंदू नहीं है क्या? जिनको आपने विश्वविद्यालयों में भर्ती में नहीं दिया, वो हिंदू नहीं है क्या? दिल्ली में पुलिस भर्ती में जिनको आपने पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण नहीं दिया, हिंदू नहीं है क्या? और जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो किससे किया था? मुसलमानों से किया था क्या? गरीबी मिटाने का वादा मुसलमानों से किया था क्या? आपने जो महंगाई मिटाने का वादा मैं मुसलमानों से किया था क्या? कम्युनिटी से होकर अपनी किसानों की आय कम्युनिटी को दोगुनी डिमीन करने कर का रहे वादा हो। मुसलमानों आप से हर किया चीज था क्या? हिंदुओं पे ही थोप दे रहे हो।
अरे अपनी कम्युनिटी नहीं। की भी तो कुछ बात बोलोगे। नहीं मैं देखिए सवाल ये है ना ब्रिजेश जी कि जब अगर आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। हम तो पूछ रहे हैं कि अरे भाई मैडम आपने प्लीज वेट, मैं टाइम क्यों दूंगा। खाया, आप जवाब दो ना। इसलिए ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, खुलेआम चैनल पे कह रहे हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है हिंदू हम तो मुसलमान? इस देश के भारतीयों से कहते हैं हिंदू मुसलमान चल रहा है नहीं? हिंदुस्तानियों से मैं कहता हूं, देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों से कहता हूं कि जाग जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी अरे ये कह रहे हैं कि जाग जाओ, आप भी कह रहे हैं जाग जाओ। आदमी जगह बैठा है भैया, दोपहर में कौन सोएगा? सब जगह बैठे हैं। नहीं, आप लोग जगो। मैं कहूंगा हिंदुस्तानियों से कि जाग जाओ, जाग। ये भी जगा रहे हैं, वो भी जगा रहे हैं। तो हिंदुस्तान को सुबह जगा हुआ बैठा है आदमी, नहीं जा रहा, उसका मन नहीं है। हिंदुस्तान को तो जागना पड़ेगा। हिंदुस्तान, एक सेकंड रुकिएगा। नहीं, हाँ बताओ क्या ब्रिजेश आपत्ति जी, कर रहे हिंदुस्तान हैं? जागा धन्यवाद। हुआ है, जरा तभी तो अंशु, भाषा बदली है। अंशु बार बार हाथ तभी तो उठा रहे हैं, मैं भाषा इनको बदली मौका दे रहा हूँ। एक मैं- सेकंड फकरुल भाई प्लीज, मैं क्या तो आपत्ति थी? अनिला जी का आपने देख लिया ना। हाँ। अभी ओपनिंग रिमार्क में कह शॉकिंग। रही थी कि हमारे शॉकिंग। वाले वोट डाले गए। उसके बाद उसी लाइन पे चली गई जिसपे प्रधानमंत्री जी गए। जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, इसलिए मैं कह रहा हूं भारतीय जनता, वो देश के थे लेकिन उन्होंने खुद बता दिया कि हम नहीं हैं। जब से प्रधानमंत्री जी ने वो लाइन ली है, देश के लोग गुस्से में हैं। और दूसरा जो इन्होंने 400 का नारा दिया ब्रजेश जी, मैं तो इनसे आनेर पूछता हूं 400 सीटें आप क्यों मांग रहे हो? इसका जवाब दो। क्यों चाहिए 400 आपको? मजबूत सरकार तो 272 में बनती है। मजबूत सरकार के लिए मजबूत आपने पिछली बार फिर 400 क्यों नहीं मांगा था? 300 क्यों मांगा था? मांग लिया, इसमें कौन सी ऐसी बात? 400 इसलिए मांग रहे हो क्योंकि संविधान बदलना चाहते हो, आरक्षण समाप्त करना चाहते हो, यही तो फैला इस रखा है आप देश लोगों के ने। आम आदमी के अधिकारों को समाप्त करना चाहते हो। अभी तो नेता जब आवाज उठाते हैं युवाओं की तो आप ईडी सीबीआई भेज रहे हो, इसके बाद आप संविधान बदलकर जेल भेजने का काम करोगे। नहीं चलेगा इस देश में। भारतीय जनता पार्टी की हताशा तो भैया आपके कोई चैनल पर अखंड आ गई, पाकिस्तान बन ब्रजेश जी। जाने दे, क्या करे? पाकिस्तान बन ब्रजेश जाने जी, दे। मैं तो कहता हूं, ये अनिला जी कह रही जाग जाओ, फकरुल भाई कह रहे जाग जाओ। जाग चुका है इस देश का युवा, जाग चुका है। ये उनको फकरुल को मुझे समझाते हैं आप अलग से। बताइए ब्रजेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 22 साल का नौजवान जो है रिटायर करके घर भेजा जाएगा अग्निवीर, और 73 साल के हमारे ये चचा कह रहे हैं कि फिर से मौका दो। डोंट यूज फाउल थोड़ी बहुत लैंग्वेज। तो शर्म रखो। नहीं, फाउल लैंग्वेज में नहीं फाउल क्या चचा को? ये इस तरह नहीं, आप उनके पद के साथ संबोधित करें। नहीं, मुझे आप बताइए। ना, चलिए, फाउल ठीक है। लैंग्वेज नहीं प्लीज। 22 साल का नौजवान रिटायर किया जाएगा और 73 साल के चचा कह रहे हैं कि हमको फिर से फिर मौका का चाहिए। फाउल लैंग्वेज नहीं। चलिए, प्रधानमंत्री हाँ। जी कह रहे हैं कि हमें फिर से मौका चाहिए। क्या शर्म वरम बची है कि नहीं? ये तो प्रकृति के आप सिद्धांतों कुछ के ज्यादा खिलाफ है। उत्साह में लग के इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तर्कों से भी तो जवाब दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी कौन सी वास्ता कर रहे हैं ब्रजेश जी? उन पर चुनाव आयोग का कोई नोटिस नहीं आता। मैं तो दंग हूं इस आपके बात नेता को भी तो देखकर। नहीं आया। नहीं, वो भी देखिए आप कि जब नोटिस आया भी तब भी चुनाव आयोग को राहुल गांधी जी का सहारा लेना पड़ा है, अकेले भेज नहीं पा रहे हैं। चलिए, इसी बहाने भेज दिया। लेकिन बीजेपी की हताशा आपके चैनल पर अब है। आप रुकेंगे 20 बीजेपी सेकंड, के मैं नेताओं अनिला के सिंह चैनल को पर है। आउट ऑफ टर्न कनेक्ट कर रहा हूं, आपको 400 जवाब वाली देंगे। बात का जवाब दे दें आप अनिला जी। आप शांति से सुनो उनकी बात। अनिला जी, अब आप इनकी बात का जवाब दो। 20 सेकंड एक्स्ट्रा बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये लोग चैनल पर बैठकर महंगाई महंगाई महंगाई, बेरोजगारी 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 ये चिल्लाते हैं। अगर आप ऑन ग्राउंड जाए, लोगों से पूछे कि भैया अगर तुमने 20 लाख की जमीन खरीदी थी, आज वो 50 लाख की हो गई, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो क्या खुश हो? बेचेगा उसे बहुत वो? खुश है। सुन लो, 20 अगर सेकंड पूरा। आज- जमीन आज- बेच रहे हैं, आज- आप कहना चाह रहे वन बाई वन, वन बाई वन। क्या कमाल जमीन है? देखो अनिला जी बीच में नहीं बोली। उनकी एक क्वालिटी ये थी कि वो बीच में नहीं बोली। आपको सुनने का सब्र होना चाहिए। आपको सुनने का सब्र होना चाहिए। अनिला सिंह किसी के बीच में नहीं बोली। सुन लो, बात उनके जवाब दो। आप जमीन बिकवाना चाहते हैं, 20 लाख की हो गई, 50 लाख की हो गई, तो दे दो। एक सेकंड रुक जाइए। अदानी अंबानी को दे दो जमीन। ये कैसा ये सड़क छाप डिबेट ना करो, रुक जाओ। थोड़ी शर्म तो मैं करिए सबको आप। समय दूंगा, मैं सबको। अनिला देखिए, बहन है हमारी, एक बड़ी सेकंड बहन है। रुक जाओ आप। लेकिन शर्म तो आप रखिए। एक सेकंड रुक जाओ। मैं अच्छी क्या मस्ती डिबेट पे जी, सबको जरा समय नहीं शांत दे रहा होकर हूँ, बैठिए। सबको इक्वल समय दे रहा हूँ। अगर आप लोग यानी सुन ले मुद्दा किसी का हल्ला तर्क, करने बैठ फिर गए आप हैं, समय जरा दूंगा तो अपने हवा में अपने मत मसले पे उड़िए। जवाब देना। हार रहे हैं अंजना जी और 20 ऐसे सेकंड हार- आप आप तो बोलिए। आपकी हताशा मैं- दिख रही न्यूज चैनल पर। वन बाई वन। न्यूज चैनल पर आपकी हताशा दिख रही है। वन बाई वन प्लीज। अनिला जी महंगाई भी कंट्रोल 10 में सेकंड है। कंक्लूड करिए और प्लीज। बेरोजगारी भी नहीं है।
23 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। कोई बेरोजगारी 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को अगर आज नहीं। राशन उनको मिल सुन रहा लीजिए, फिर है, जवाब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, इतना हर सेक्टर में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या रोजगार नहीं आ रहा है? कौन सी हवा हवाई बातें करते हैं आप लोगों ने? लोगों को मूर्ख समझा हुआ है क्या? और चचा चचा कर रहे थे ना, चचा तो चचा नेहरू है। 11 अक्टूबर को जब जिन्ना ने कहा कि जितने लोग थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। मैं अजय वीर जी को स्क्रीन पे लाया गया। आरएलडी के प्रवक्ता हैं, अभी दूसरे राउंड पर वो एक बार भी नहीं बोले। अजय वीर जी ये तो बता रहे हैं शादाब भाई कि वो बट गए हैं चौधरी लोग। ब्रजेश जी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 चरण का चुनाव हो चुका है और दोनों चरणों में 16 सीट पर चुनाव हुआ है जी, और हमें उम्मीद है कि 16 की 16 सीट हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। जहां तक बंटने की बात है, हम पूरी मजबूती के साथ, हमारा वोटर हमारे साथ खड़ा रहा है। जयंत जी ने जो निर्णय लिया उसके साथ मजबूती से रहा है, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरी मेहनत से चुनाव लड़ाने का काम किया है। अब ये 4 जून तक तो यही बात करते रहेंगे कि हम जीत रहे हैं, जब नतीजे आएंगे तब सबके सामने होगा। पर ऐसा प्रतीत क्यों हो रहा है कि आप बहुत काम नहीं आए बीजेपी के? आप जब, मैंने कहा ना, जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तब बूथ, हर बूथ की अलग अलग वोट खुलती है जी, तो ये पता चलेगा कि किसान की कितनी वोट एनडीए के प्रत्याशी को मिली। तो अब आपके लिए तो 95% चुनाव खत्म ही हो गया। अब थोड़ा बहुत आप जिन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आगरा वगैरह की तरफ थोड़ा है, सीकरी की तरफ, बाकी आपका तो ऑलमोस्ट चुनाव ओवर हो गया। ब्रजेश जी, जैसे हमने पहले राउंड में ये कहा था कि हम एनडीए के सहयोगी हैं और हम सिर्फ 2 लोकसभा सीट पर नहीं लड़ रहे। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारा टारगेट 80 की 80 सीटों पर मदद करने का है और हम पूरे प्रदेश में मदद करेंगे, और हमें उम्मीदवार है कि एनडीए अब के 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश से जीतने का काम करेगा। अगर आप देखिए इतनी मदद और इतनी मेहनत की होती तो ये मथुरा में सिर्फ 50% पोल होता। आप देखिए ना, ये तो हर लोकसभा में आपके नेता खुलेआम हेमा मालिनी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हुए कैमरे पे पाए गए। नहीं, हमारे आप नेता नाम ने पूछोगे मैं तो नाम भी बता दूंगा। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2 बार 3 बार जाकर वहां पर सभा की है, और हमारा एक वर्कर ने वहां। तो बताइए नरेंद्र सिंह पे कौन सी कार्रवाई की आपने, जो आपके पूर्व प्रत्याशी रहे? खुलेआम 10 मिनट कैमरे पे क्या क्या बोले? क्या आपने उन्हें पार्टी से निकाला, सस्पेंड किया? कितना खराब मैसेज गया? देखिए, वो हमारी एक अनुशासन समिति बनी हुई है राष्ट्रीय लोकदल की, उसमें निश्चित रूप पर उन पर जो भी कुछ कार्रवाई होगी वो अनुशासन समिति आज वोटिंग हो गई सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देगी। ये तो आपने लग रहा है 2.5 घर वाली चाल तो नहीं चली है? अगर कोई ये 2.5 घर की चाल तो नहीं चली आपने? जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय ले लिया, अगर कोई भी कार्यकर्ता उसके खिलाफ जाएगा तो निश्चित रूप पर उस पर कार्रवाई होगी। तो सर बता दो ना, नरेंद्र पे क्या कार्रवाई की आपने? हमने बताया ना सर, उन अनुशासन समिति में उनका मामला गया हुआ है, और जैसे ही वो रिपोर्ट देंगे निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन पर कार्रवाई करेंगे। माय गॉड, मतलब काफी विस्तृत जांच कर रहे हैं, इसका मतलब हम ही लोग नहीं समझ पाते हैं थोड़ा। अनुशासन समिति तो कोई चीज होती है, ठीक, एकदम थोड़े किसी को निकाल के बाहर कर दिया जाता है। ऑलराइट, शादाब रिजवी जी, आप मुझे बताइए क्या इनका कैसा संबंध रहा आरएलडी का और बीजेपी का? इनके नेता तो मिल गए बड़े वाले, ऊपर बीच वाले भी मिल गए, नीचे जो ग्राउंड पे लड़ते हैं वो मिले कि नहीं मिले? दरअसल सामंजस्य तो काफ़ी बैठाने की कोशिश रही इनकी जी, और बैठा भी, जो हमने देखा कुछ जगह। बस बीच में अगर हम फर्स्ट फेज के कुछ टाइम में और थोड़ा सा देखें तो उसमें ज़रूर इनको दिक्कत आई थी। जयंत जी कई जगह महत्वपूर्ण जगह पर नहीं उनकी शिरकत की गई, चाहे वो पीएम की रैली हो, चाहे सीएम की रैली हो, बिजनौर में हो, मतलब सहारनपुर में हो, तो तब कई जगह जो है उनको दूरी रही उनकी। हालांकि वो कोई वजह रही होगी जो मैं मानता हूँ, लेकिन बाद में फिर वो सामंजस्य काफ़ी इनका बना रहा। और लेकिन जब नया नया दोस्त बनता है तो शायद सामंजस्य बनने में कुछ वक्त लग जाता हो। वक्त कम था, दोस्ती हो गई, तो उसमें लगता है थोड़ा सा वक्त इनको लगा है। कुछ जगह छोटी मोटी परेशानियां तो रही हैं इनके साथ, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे तो इन्होंने संदेश देने की यही कोशिश की कि हम एक हैं, एनडीए हैं, हम लोकदल नहीं हैं। ये कोशिश तो उन्होंने की है। अब उसका कितना फायदा इनको मिलता है ये तो अब 4 जून को क्या मैं उम्मीद करूं कि आपके शहर और इन 60 सीटों जहां पर चुनाव हुआ है, कम से कम जनता इस पर विचार तो करेगी कि उसने वोट कम डाला, अगली बार ठीक कर लें? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक आम चर्चा का विषय है। भले वोट कम हुआ, वोट डाल के बाहर आदमी
विचार करना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए, परसेंटेज बढ़ना चाहिए, उसके लिए तमाम कोशिशें आयोग से लेकर बूथ तक सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक दलों को, हमें, आपको, हर किसी को करनी चाहिए। आई डोंट थिंक सर, अगर ये लोग किए होते ना तो पब्लिक को अवेयर किए होते ना तो शायद ये स्थिति नहीं होती, हम मोर देन फर्स्ट क्लास आए होते। बिल्कुल। और मैं अच्छा तब मानता हूं कि किसी सीट पर कैंडिडेट विधायक या एमपी चुने जाते हैं जब 70% के आसपास मतदान हो, एटलीस्ट 70% हो, तब मैं मानता हूं कि एक मेजॉरिटी की राय है वो। वरना 20-25% वोट लेकर जीतने वालों को अब आप क्या कहेंगे? ये तो नियम ही है, बस इस कारण तो वो बन जाता है। पहले से कह रहे हैं, पहली वक्त से 55% ज्यादा से ज्यादा वोट करें, मैं इस बात से सहमत हूं। जीत जाएंगे। तीसरा चरण, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां है, लोगों को निकलना चाहिए। एक दिन के लिए अपने जरूरी कार्य कुछ घंटों के लिए बंद कर दीजिए। वोट डालने, घर आने जाने मुश्किल से 1 घंटे का वक्त लगता है और वो 1 घंटा हमें निकालना चाहिए। हम अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं, तो आप किसे वोट देते हैं ये आपकी अपनी इच्छा, आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, पर वोट देने जरूर निकलिए। और अगली बार ऐसा करिए कि मुझे डिबेट में कहना पड़े वाह क्या मतदान किया, अच्छा लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए और अपने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन सबका बहुत अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।